नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे 9वीं कक्षा का अलजेब्रा का पहला पाठ, जिसका नाम है समुच्चय। इस पाठ में हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले समुच्चय की परिभाषा से। विद्यार्थियों, समुच्चय समझने से पहले एक शब्द आपको समझना पड़ेगा, जिसका नाम है समूह। ये उदाहरण आपके सामने है। पहला है फूलों का गुच्छा, दूसरा चाबियों का गुच्छा, तीसरा 1 2 3 4 5 6 इत्यादि संख्याओं का समूह, चौथा कॉपियों का गट्ठा, पांचवा कक्षा के विद्यार्थियों का समूह। ये सब आप देख रहे हो समूह है। समूह अर्थात एक से अधिक जहाँ चीज़ें होती हैं उसे हम समूह कहते हैं। फूलों का गुच्छा, तो गुच्छा है जैसे फूलदानी में हम फूल रखते हैं, तो एक फूलों का गुच्छा होता है, वो भी एक फूलों का समूह है। दूसरा चाबियों का समूह, जो हमारे पास की चेन वगैरह होती है उसमें अगर हम एक से अधिक चाबियाँ रखते हैं तो वो चाबियों का गुच्छा। ये बहुत सारे अंक हैं यहाँ पर, इन संख्याओं का समूह है, कॉपियों का गट्ठा है और कक्षा के विद्यार्थियों का समूह है। इस समूह में हम देख रहे हैं कि जो भी इसमें चीज़ें हैं उसको हम नाम लेते ही अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में आ जाता है कि इस समूह में किस प्रकार की चीज़ें हैं। अगर मैं कहूँ फूलों का गुच्छा, तो गुच्छा किसका है? फूलों का। इसमें और कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। फूलों का गुच्छा मतलब फूलों का गुच्छा। दूसरा चाबियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा में चाबी है, वो भी एक प्रकार का समूह है। उसका जो उसमें जो चीज़ रखी गई है वो निश्चित है। इसी प्रकार से जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, ये संख्याओं का समूह है। चौथा कॉपियों का गट्ठा, एक से अधिक कॉपियां हैं तो कॉपियों का गट्ठा है, उसके अंदर कॉपी है, पूरा उस गट्ठे के अंदर कॉपी है, ये भी एक प्रकार का समूह है। कक्षा के विद्यार्थियों का समूह, कोई ये कक्षा है उसके विद्यार्थियों का समूह है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जितना भी समूह है उसके अंदर जो घटक है, उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो निश्चित हैं, अच्छे तरीके से भली भांति परिभाषित हैं। तो इस प्रकार का जो समूह होता है जिसमें यह निश्चित होता है कि उसके अंदर जो घटक है सभी के गुणधर्म सेम है। जैसे फूलों का गुच्छा है तो एक फूल हो चाहे 2 फूल हो, वो फूल है। चाबियों का गुच्छा, एक चाबी ले या दूसरी चाबी, उसे हम चाबी ही कहेंगे। इन सभी अंकों को हम संख्या ही कहेंगे। कॉपियों का गट्ठा है तो उसके अंदर कॉपी है। उसके बाद कक्षा के विद्यार्थी, तो कक्षा में जो बच्चे हैं वो सब विद्यार्थी हैं, कोई भी उसमें अलग अलग घटक नहीं है, एक ही प्रकार के घटक हैं। तो इस प्रकार के समूह को हम समुच्चय कहते हैं। अब जैसे हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, ये 3 उदाहरण पर ध्यान दीजिए। कक्षा के होशियार विद्यार्थियों का समूह, कक्षा के होशियार विद्यार्थियों का समूह। दूसरा गांव के खुश बच्चों का समूह, और तीसरा शहर के अमीर लोगों का समूह। यहाँ पे जो विशेषण आया हुआ है होशियार, खुश और अमीर, कक्षा के होशियार विद्यार्थियों का समूह। तो होशियार विद्यार्थी हम किसे कहेंगे? क्या उसका कोई पैमाना है? हमने यहाँ कोई पैमाना निश्चित नहीं किया है, सिर्फ हमने बोला होशियार विद्यार्थी। तो सभी विद्यार्थी किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी विषय में होशियार रहते हैं। कोई गणित में होशियार रहता है, कोई हिंदी में होशियार होगा, कोई ड्राइंग में होशियार होगा। तो यहाँ हमने होशियार का कोई पैमाना निश्चित नहीं किया है। तो इस समूह में हम कौन से बच्चों को लेंगे यह निश्चित नहीं है।
होशियार तो सब है, बराबर। तो इसीलिए ये होशियार जो शब्द है इसको हमने निश्चित नहीं किया है कि किस प्रकार के होशियार बच्चों को यहाँ पर हमें लेना है। उसी प्रकार से जैसे गांव के खुश बच्चे, तो खुश बच्चे, तो दुखी कौन है? खुश तो सभी हैं, अपने आप में सब खुश रहते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो खुश शब्द है ये भी अनिश्चित दर्शाता है, अनिश्चितता दर्शाता है। तीसरा, शहर के अमीर। अब अमीर मतलब सभी अमीर हैं। यहाँ पर अमीर, कोई कम अमीर होगा, कोई ज़्यादा अमीर होगा, लेकिन अमीर तो सब हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अमीर शब्द भी अनिश्चितता दर्शाता है कि इस समूह में हम कौन से लोगों को हमें लेना है। गांव के खुश बच्चों का समूह है, इस समूह में कौन से बच्चों को लेना है, कौन खुश है कौन नहीं खुश है, यह निश्चित करना कठिन है। उसी प्रकार से यहाँ पे होशियार है, तो कौन होशियार है, कितना होशियार है, कितने होशियार बच्चों को लेना है, यह निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार के जब शब्द आते हैं तो ये इस प्रकार का जो ये समूह है, परंतु यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के समूह को हम समुच्चय नहीं कहेंगे। तो इसकी जो परिभाषा बनती है वो ये है, जिस समूह के घटक अचूक व सटीक रूप से परिभाषित होते हैं ऐसे समूह को समुच्चय कहते हैं। और उदाहरण लेंगे हम, जैसे इस प्रकार से ये उदाहरण है। पहला, सप्ताह के 7 दिन। तो जब हम सप्ताह के 7 दिन कहते हैं तो ये निश्चित रूप से हमारे दिमाग में आ जाता है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यही निश्चित 7 दिन है सप्ताह के। तो इसमें कोई शंका नहीं है। तो ये अचूक व सटीक रूप से परिभाषित समूह है और इसीलिए इसे हम समुच्चय कहेंगे। जैसे दूसरा, 1 से लेकर 10 तक के प्राकृत संख्याओं का समूह। जब हम ये कहते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के प्राकृत संख्याओं का समूह, इसका मतलब ये होता है कि ये निश्चित है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अलावा इस समूह में कोई भी संख्या नहीं आएगी। इस प्रकार से ये समूह भी एक समुच्चय है। तीसरा उदाहरण मैंने लिखा है, कक्षा के बहादुर बच्चे। ये जो समूह है, बहादुर, तो कोई अपने आप को कमजोर कहेगा क्या? सभी बहादुर बच्चे हैं। तो इसमें हमें किस बहादुर बच्चे को लेना है ये निश्चित नहीं है। यह बहादुर जो शब्द है यह अनिश्चित है, अनिश्चितता दर्शाता है। इसीलिए इस प्रकार का जो समुच्चय या समूह है इसे हम समुच्चय नहीं कहेंगे। यह सटीक रूप से परिभाषित समूह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि समुच्चय को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा ABCDEF तक किसी भी अक्षर से हम दर्शा सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं संख्या 1 से 10 तक के सम संख्याओं का समुच्चय, इसको हम चिन्ह के रूप में इस प्रकार लिखेंगे। किसी भी अक्षर से दर्शा सकते हैं। समझो मैंने इस समुच्चय का नाम दिया A, तो A बराबर, उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद
धनु कोष्टक, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर, इस कोष्टक के अंदर जो घटक हैं समूह के वो हम लिखेंगे। तो कौन से घटक हैं इसके अंदर? 1 से 10 तक के सम संख्या का समुच्चय है ये। 1 से 10 तक के पूरे अंकों का नहीं, 1 से 10 तक के जो सम संख्या है उसका समुच्चय है। तो सम संख्या कौन सी है? 1 से 10 तक। एक है क्या सम? नहीं, 2 से शुरू होती है। 2, उसके बाद 4, 6, 8 और 10। यहाँ मैंने बोला 1 से 10 तक, तो 10 भी आ गया इसमें। 2, 4, 6, 8, 10 ये सम संख्या है 1 से लेके 10 तक की। सम संख्या आपको पता है जिसमें हम 2 से भाग दे सकते हैं, उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो यहाँ पे सभी घटक लिखने के बाद धनु कोष्टक बंद कर देना है और प्रत्येक घटक के बीच में हमें कॉमा लगाना है। प्रत्येक घटक के बीच में हमें कॉमा लगाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समुच्चय को लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो घटक लिखा गया है कोई ज़रूरी नहीं है कि क्रम से ही लिखना है, हम किसी भी क्रम में उन घटकों को लिख सकते हैं। सिर्फ हमें ये ध्यान देना है कि कोई भी घटक रिपीट नहीं होना चाहिए, दोबारा नहीं आना चाहिए। जैसे अगर इसी समुच्चय को मैं ऐसे लिखूं, यहाँ पर मैंने क्या किया, 6 को मैंने 2 बार लिख दिया, बराबर। तो ये गलत हो जाएगा। किसी एक समुच्चय में एक घटक 2 बार नहीं आ सकता, ठीक है। एक ही बार उसको लिखना है। 2, 4, 6, 8, 6, 10। तो ये जो समुच्चय मैंने लिखा ये गलत तरीका है लिखने का, ये सही तरीका है लिखने का। जैसे दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ। अंग्रेजी के शब्द लेसन के अक्षरों का समुच्चय, इसको चिन्ह के रूप में, संकेत के रूप में हम इस प्रकार लिखेंगे। समझो इस समुच्चय का नाम दिया मैंने बी बराबर धनु कोष्टक, उसके बाद कौन सा समुच्चय है ये? अंग्रेजी के शब्द लेसन के अक्षरों का, लेसन के अक्षरों का समुच्चय है। तो लेसन में कौन कौन से अक्षर आए हुए हैं वो अक्षर हम यहाँ लिखेंगे। पहला अक्षर कौन सा है? एल। दूसरा कौन सा है? ई। तीसरा कौन सा है? एस। चौथा कौन सा है? एस। तो क्या हम एस दोबारा लिखेंगे? नहीं, एस हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ओ, उसके बाद एन, धनु कोष्टक बंद। तो ये हो गए इस शब्द लेसन के सारे अक्षर। इसमें एल आया हुआ है, ई आया हुआ है, एस आया हुआ है, ओ आया हुआ है और एन आया हुआ है। तो इस प्रकार इस समुच्चय को हम संकेत के रूप में इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। समुच्चय लिखते समय एक विशेष संकेत का हमें ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे लेता हूं मैं, C बराबर 1, 3, 5, 7, 9, ये एक समुच्चय लिखा है मैंने। इसमें अंक 3 समुच्चय C का घटक है। अंक 3 समुच्चय C का घटक है, बराबर है। अंक 3 समुच्चय C का घटक है, इसके अंदर है तो इसका घटक है, बराबर। इसको हम संकेत के रूप में इस प्रकार लिखते हैं।
घटक 3 इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। इस चिन्ह का मतलब होता है बिलोंग्स टू। इस चिन्ह का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बिलोंग्स टू। 3 बिलोंग्स टू, फिर समुच्चय का नाम, किससे बिलोंग करता है ये? सी से। 3 बिलोंग्स टू सी। अगर इसको हमें हिंदी में कहना है तो अंक 3 समुच्चय सी का घटक है। ये जो चिन्ह है इसको हम हिंदी में का घटक ऐसे पढ़ते हैं, का घटक है। अंक 3 समुच्चय सी का घटक है। ठीक है। दूसरा एक वाक्य समझो, मैं ऐसे लिखूं कि 4 सी का घटक नहीं है। संख्या 4 समुच्चय सी का घटक नहीं है। अगर ये ऐसा हमें लिखना है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू क्या पढ़ते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सी। इसका मतलब 4 समुच्चय सी का घटक नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे समुच्चय 4 इसका घटक नहीं है। ठीक है। तो इस संकेत का मतलब समझ में आया? इस संकेत को कहते हैं बिलोंग्स टू। अगर कोई घटक उस समुच्चय के अंदर है वो दर्शाना है तो इस चिन्ह का उपयोग करना है। अगर कोई घटक समुच्चय के अंदर नहीं है उसे दर्शाना है तो इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। इसी चिन्ह को हम काट देते हैं, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाता है। समझ में आया? इसके बाद हम पढ़ेंगे समुच्चय लिखने की विधि।